हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए मित्रों, आज की इस क्लास में हम देखते हैं यूपी AGTA प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और इस बुक का जो है अंतिम प्रश्न पत्र होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न दिया गया हमारे स्क्रीन पर। निम्न खरपतवार में से कौन सा मृदा नत्रजन में वृद्धि करता है? मृदा नत्रजन में कौन सा खरपतवार वृद्धि करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलिलोटस इंडिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, धान उगाने के अपरंपरागत नॉन ट्रेडिशनल क्षेत्र कौन से हैं? तो नॉन ट्रेडिशनल क्षेत्र जो है पंजाब और हरियाणा है। इसमें जो है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की तरह धान की खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, स्टीवेंसन स्क्रीन को किससे संबंधित स्टीवेंसन स्क्रीन किससे संबंधित है? तो स्टीवेंसन स्क्रीन जो होती है यह मेट्रोलॉजी से संबंधित होती है। एग्रोमेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान से संबंधित होती है, कृषि मौसम विज्ञान। इसमें जो है 4 प्रकार के तापमापी होते हैं या मापक यंत्र होते हैं, जिसमें जो है वायु का तापमान मापा जाता है। इसमें जो है 4 जो है तापमापी जो होते हैं वह शुष्क होता है, एक न्यूनतम तापमापी होता है, एक जो अधिकतम तापमापी, एक शुष्क और एक नम होता है। 4 प्रकार के होते हैं। या उत्तर दिशा में इसका जो है उत्तर दिशा में मुख होता है, खुलता है इसका उत्तर दिशा में। इसके जो है इसके न्यूनतम तापमापी में एल्कोहल भरा जाता है और अधिकतम तापमापी में पारा भरा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, बादलों के आवरण क्लाउड थिकनेस को नापने की इकाई है। तो बताइए इसमें से कौन सी इकाई है? बादलों के आवरण या उसके मोटाई या थिकनेस को कौन मापता है? तो याक्टा में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है। द्विवर्षीय फसल का उदाहरण ये चुकंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 5th का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्री दाब के समान का होता है। तो कितना मतलब जो है यह आधा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान होता है। तो धान की खेती के लिए जो है थोड़ा अम्लीय मृदा रहती है, हल्की अम्लीय, वो उपयुक्त रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 pH। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर है, वारा लक्ष्मी किस फसल की संकर प्रजाति है? तो वारा लक्ष्मी जो है यह कपास की जो है हाइब्रिड किस्म है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, कपास की वारा लक्ष्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोभूमिक अंकुरण यानी कि हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन वह होता है जिसके बीज पत्र जो है ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं अंकुरण के समय। तो इसमें जो है 9th का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरहर, चना और मसूर। यह जो है इसमें हाइपोजियल पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, गेहूं में सिंचाई निर्धारण किया जा सकता है। गेहूं में सिंचाई का निर्धारण किया जा सकता है। कब किया जाता है? तो यह जो है उपलब्ध जल का 25% ह्रास होने पर, जो उपलब्ध जल रहता है उसका 25% ह्रास हो तब सिंचाई कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, धान में औसत हलिंग प्रतिशत होता है। तो कितना होता है धान में चावल भूसे का परसेंट? तो यह जो 66% होता है हलिंग परसेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, चावल। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया, मूंगफली के दानों का सेलिंग प्रतिशत होता है। तो मूंगफली में दानों का सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? तो यह लगभग जो है 70% के आसपास में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अरहर की एकल फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर काम में लेते हैं। मतलब सिंगल अगर केवल अरहर बो रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो कितनी सीड रेट लगती है? तो यह जो है 12 से 15 किलोग्राम लगती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है, मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो मूंग की कितनी बीज दर लगती है? बताइए 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंग की जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगती है। दिया गया है अगला प्रश्न, मक्का के पौधों में पहले जो है यह नर मंजरी निकलता है, जिसको कहते हैं टेसल।
पहले नर मंजरी या टेसल निकलता है। इस टेसल निकलने की क्रिया को टेसलिंग कहते हैं। इसमें सिल्क है, सिल्क निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है गेहूँ दीप्तकालिता यानी फोटो पीरियडिज्म के अनुसार है तो कैसा पौधा है? यह एलडीपी है, लॉन्ग डे प्लांट है, दीर्घ दिवस पौधा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चल खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती इसे कहते हैं, देश में विस्तृत रूप से प्रचलित है तो किस देश में किधर प्रचलित है? तो यह जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनमें प्रचलित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है न्यूनतम तापमापी, यहाँ पे दिया गया है न्यूनतम तापमापी में द्रव्य भरा होता, अभी आगे आपको बताए हैं हम कि न्यूनतम तापमापी में क्या भरा होता है? तो अल्कोहल भरा होता है। यह जमता नहीं है कितना भी मिनिमम टेम्परेचर हो जाए, और मैक्सिमम वाले में पारा भरा रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल के आयतन के आधार पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में आयतन के आधार पर जो है 78.09% होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है प्रकाश संश्लेषण सक्रिय PAR विकिरण की तरंग दैर्ध्य है, फोटो एक्टिव रेडिएशन हो जाएगा इसका। तो यह कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 से 700 नैनोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, तो भूमध्य रेखा पर जो है क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई है आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 से 18 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रजाति दलदल भूमि हेतु जो है उपयुक्त है? तो बताइए 22 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलिक्स स्पीसीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान को संकर किस्म हाइब्रिड वैरायटी के बीज को अवश्य बदल देना चाहिए। कब बदलना चाहिए? तो यह प्रतिवर्ष बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, हर साल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया हमारा अगला प्रश्न, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? तो गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है बुलेटिन कहलाता है। जिन जो है यह मक्के में पाया जाता है। धुरिन ये विषाला तत्व है जो ज्वार में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, कुसुम का तेल खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता उस समय अधिक मात्रा में उपस्थित निम्न पदार्थ के कारण होती है। तो कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है खून में कम हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है लिनोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, समुद्री खरपतवार से निकाले गए अगारोज का उपयोग, इसको अगारोज या अगर कहते हैं, का उपयोग में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल विद्युत कण संचलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कारण से जो है प्लाज्मिड का उपयोग क्लोनिंग फैक्टर के रूप में किया जाता है? तो 27 का हमारा राइट आंसर बताना है, किस कारण? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, जीवाणु कोशिका में स्व प्रतिकृति के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलस में विभेदन करने के लिए आवश्यक हार्मोन्स की जोड़ी है, कौन सी है? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ऊतक संवर्धन के माध्यम से परागकणों का भ्रूण का निर्माण के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? 29 का बताना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलर टोटिपोटेंसी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, सेलुलर टोटिपोटेंसी। 30 का देखते हैं क्या होता है, अगुणित पौधे से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अगुणित पौधे से क्या प्राप्त किए जा सकते हैं बताइए? 30 का राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? इसमें जो है परागकोश संवर्धन को प्राप्त किए सकते हैं। अगुणित पौधे से परागकोश संवर्धन प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा अगला दिया गया है, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? प्रोटोप्लाज्म के संलयन के लिए
कौन सा रसायन सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, पॉलीथीन ग्लाइकॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है ऑर्गेनोजेनेसिस है। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? तो बताइए आप, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है यह कैलस या ऊतक का निर्माण, और फिर दूसरा दिया कैलस ऊतक पर जड़ और तना का निर्माण, ये दोनों होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया एग्रोबैक्टीरियम आधारित जीन स्थानांतरण कुशल है। एग्रोबैक्टीरियम आधारित जीन स्थानांतरण कुशल है केवल एक बीजपत्री पौधे में, केवल दो बीजपत्री पौधे में, केवल एक बीजपत्री पौधे में, या दोनों में, या जो है बहुसंख्यक एक बीजपत्री और बहुसंख्यक कुछ द्विबीजपत्री। सबसे इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक बीजपत्री और दो बीजपत्री दोनों में एक साथ, तो दोनों को किया सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जीन अनुसंधान और जीएम उत्पाद पर निगरानी रखने के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GEAC। इसका हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होता है। यही जो है अप्रूवल सभी जो है जीएम क्रॉप होती हैं या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती है उसको अप्रूवल देता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है टैग पॉलीमरेज एंजाइम है 35 का आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मस एक्वाटिक्स। दिया गया प्रश्न में डाइफिनाइल एमीन सूचक का प्रयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? तो किसके निर्धारण में डाइफिनाइल एमीन का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थों के निर्धारण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया मृदा उर्वरता होती है, तो मृदा उर्वरता इसका हमारा राइट आंसर बताइए। 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, आवश्यक पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है गणना करने के लिए, तो किसके गणना करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है? यह जो है मृदा में उपलब्ध पोटास की मात्रा की गणना करने के लिए इसका जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जीवाणुओं का कौन सा समूह फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? यह जो है स्यूडोमोनास ग्रुप होता है, फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, फोर्थ इसमें दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है वैम वैस्कुलर एरवेस्कुलर माइकोराइजा, यह क्या है? पूछा गया है यह क्या है? यह एक जो है कवक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और सही कूट चुनिए। इसमें देखिए मिलान करिए आप लोग। बेंगलोर विधि क्या है? तो यह कंपोस्ट बनाने की विधि यानी कंपोस्टिंग है। केचुआ की प्रजाति, तो केचुआ की प्रजाति जो है इसेनिया फोटेडा है। ऑप्शन नंबर फोटेडा इस जो है फोर्थ वाला सही हो जाएगा। फिर राइजोबियम ट्राइफोला, ये जो एक कल्चर से बरसीम का उपचार करते हैं, ये 3 का जो है 1 हो गया। और जो है जैविक पलवार धान की फसल ये यानी कि हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है, तो अमोनियम सल्फेट में गंधक कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो यह जो अमोनिया सल्फेट में जो है 24% जो है गंधक पाया जाता है, सल्फर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन तत्व की मात्रा जो है 250 किलोग्राम से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, उसे किस वर्ग में रखते हैं? तो उसका वर्ग जो मध्यम वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, कौन सा उर्वरक एमाइड के रूप में नत्रजन मिश्रित होता है? तो किसमें होता है? यूरिया में एमाइड के रूप में नत्रजन मिश्रित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपर्दित मृदा में
किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? जो अपर्दित मृदाएँ होती हैं, जिसका आवर्धन अधिक क्षरण होता है, उसमें कौन सी फसलें लाभदायक होती हैं? तो ये दलहनी फसलें लाभदायक होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दिया गया है मुरझान बिंदु पर पीएफ होता है, तो मुरझान बिंदु पर पीएफ कितना होता है? इसका जो है 4.18 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं, दियारा भूमि क्षेत्र कैसे होते हैं बताइए? राइट आंसर कौन सा है 47 का? यह जो है नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उसे दियारा क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से निश्चित बिंदु से बह जाती है को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे क्यूमेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 48 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें पोटास की मात्रा पूछा है, तो इसमें 60% पोटास की मात्रा होती है MOP में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मृदा का गहरा रंग लक्षण है, तो मृदा का जो गहरा रंग होता है यह किसका लक्षण होता है? तो यह मृदा की उत्पादकता का, इसमें अधिक उत्पादकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 50 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है कौन ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पर मनुष्य सुनकर एवं देखकर सीख सकता है? तो कितने प्रतिशत देखकर सुनकर सीख सकता है? कितने %? यह जो है इसमें 50%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अपने प्रयासों की दिशा में अंत तक अनुसरण करना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है डॉक्टर JP लिगन्स के अनुसार प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया है, तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज की मूलभूत इकाई फंडामेंटल है, क्या है यह? ये तो परिवार होता है। ऑप्शन नंबर समाज की मूलभूत इकाई परिवार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? यह जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है किसे हम राष्ट्रीय संपत्ति का प्रहरी कहते हैं? किसे हम जो है राष्ट्रीय संपत्ति का प्रहरी कहते हैं? तो बताइए 56 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेयर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख रहे हैं। आइए देखते हैं। निम्न में से कौन से क्षेत्र में पहला सहकारी मूवमेंट भारत में शुरू हुआ? तो कौन सा शुरू हुआ? तो यह जो है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, कृषि क्रेडिट शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सी संस्था की सिफारिश के बाद भारत सरकार में कम से कम सपोर्ट कीमत यानी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है? तो यह जो है CACP यानी कि कृषि मूल्य लागत एवं कीमत आयोग। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया अगला प्रश्न उपज के 3 तत्व सामान्यतया माने गए हैं। उपज के 3 तत्व सामान्यतया कौन कौन माने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमीन, मजदूर और पूंजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवसर लागत का सिद्धांत निम्न में से ज्ञात करने के काम में आता है। 60 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीमित संसाधनों का उपयुक्ततम उपयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है बधिया पक्षी को क्या कहा जाता है? बधिया पक्षी को, जिसका बधियाकरण किया जाता है, उस पक्षी को क्या कहा जाता है? उसको जो है हम कैप्टन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन्स दूध उतारने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा हार्मोन्स होता है? तो यह जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूअर का मांस कहलाता है? तो इसे पोर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न भारत में कुल दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान कितना है? तो भैंसों का जो दूध का उत्पादन में 52% योगदान है। ऑप्शन नंबर इसमें
ये हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया बछड़ों को चिन्हित कर पहचानने की सर्वोत्तम विधि है, तो कौन सी है? यह जो है टैटूइंग विधि है, इसको टैटू लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो गए। एक्यूलेटर का एक समाकलित घटक है, बताइए 66 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो है एक्यूलेटर का CPU एक जो है समाकलित घटक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो 67 का बताना है राइट आंसर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, CPU डेटा को केवल प्रोसेस करता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला दिया गया प्रश्न में कह रहा है कि कैश मेमोरी को किस स्थान पर रखा जाता है? 68 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैश मेमोरी को जो है CPU और रैम के बीच में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मैक एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 69 का बताइए। तो यह जो है नेटवर्किंग डिवाइस की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है फार्मूला बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कहाँ पर स्थित होता है? 70 का बताना है राइट आंसर। तो यह जो है सीट के ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कौन से AI तकनीक कंप्यूटर को वस्तुओं और घटनाओं के बीच संबंध को समझने में सक्षम बनाती है? 71 का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैटर्न मैचिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्राउज़र नहीं है? इसमें से बताइए कौन सा ब्राउज़र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थंडरबर्ड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है SMPT, इसका SMPT नहीं होगा, यह होगा SMTP होगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो है ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। यहाँ पर उल्टा हो गया P और T, यहाँ पे TP रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया अगला प्रश्न IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित डिवाइस के लिए सबसे प्रासंगिक तकनीकी कौन सी है? 74 का बताइए राइट आंसर आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंसर और कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर उपकरणों को लक्षित करता है? 75 का बताइए राइट आंसर कौन सा है वह? वह ऑप्शन नंबर 1 है, ये बॉटनेट अटैक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है यदि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन संवेदनशील या गोपनीय डेटा को आप फाइल में इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे किससे सुरक्षित कर सकते हैं? तो बताइए किससे सुरक्षित करते हैं? पासवर्ड से भी सुरक्षित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, पासवर्ड। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा सर्वर जो है वेब सर्वर के हमलों से बचाता है और विश्वसनीयता प्रदान करता है? कौन सा सर्वर होता है कौन सा वह सर्वर वेब सर्वर के हमलों से बचाता है और विश्वसनीयता का लाभ प्रदान करता है? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 77 में? इसका हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स प्रॉक्सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं ई गवर्नेंस का एक मुख्य लाभ क्या है? ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ बताना है आपको, यह सेवाओं की पारदर्शिता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है यूपीआई लेन देन के लिए कौन सा कोड आवश्यक होता है? यह जो है पिन, यानी कि यूपीआई पिन आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी ओरल ओरकल। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रश्नों का यहाँ से अध्ययन करेंगे हम। उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक भागों से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जो भावर और तराई का क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, तीसरा है बुंदेलखंड का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक आधार में कौन सा कथन जो है सत्य है? प्राकृतिक आधार पर कौन सा सत्य है? यह जो है इसमें से राइट आंसर ऊपर तो सभी है। यहाँ देखिए यह दिया है शब्द यहाँ भावर होगा। भावर क्षेत्र सबसे चौड़ा है, ये सहारनपुर की तरफ सबसे चौड़ा है। फिर दूसरा देखते हैं तराई क्षेत्र सबसे चौड़ा कुशीनगर देवरिया में है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं तराई क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई घटती जाती है। जो तराई क्षेत्र है इसका पूर्व से पश्चिम की तरफ चौड़ाई घटती जाती है, यानी कि देवरिया और कुशीनगर की तरफ काफ़ी चौड़ा है तराई क्षेत्र। इससे यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? 83 का बताइए कौन सा इसमें कथन गलत दिया गया है? इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका कथन जो गलत, मत्स्य पालन को कृषि में 2010 में मान्यता प्राप्त हुई नहीं, यही गलत है। यह 2010 में नहीं, यह 2013 में जो है इसको कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ था। और सही विकल्प देख लेते हैं, मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में हुई थी। गो हत्या निवारण अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। गो सेवा आयोग की स्थापना जो 1999 में किया गया था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दिया गया, प्रदेश के तराई क्षेत्र में विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाया जाने वाला सुगंधित धान कौन सा है? तो यह जो है काला नमक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है प्रदेश के पठारी क्षेत्र में वर्षा जल का उपयोग सिंचाई हेतु तथा भूमि को रिचार्ज करने हेतु चेक डैम का निर्माण योजना कब चलाई गई थी? यह जो है सन 2007 और 2008 में चलाई गई। ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिहंद परियोजना किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है सोनभद्र के पिपरी स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है सुहागी वरवा, यह होगा सुहागी वरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? 87 का बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है महाराजगंज में स्थित है सुहागी वरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सुहेलवा वन्यजीव विहार। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन हैं? तो उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन हैं, एक इलाहाबाद और दूसरा गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश में कौन सा कथन सत्य है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो प्रयागराज में नहीं, यह प्रयागराज नहीं है, यह गोरखपुर में है। दूसरा देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह प्रयागराज में है। दोनों गलत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी राइट हो जाएगा। दोनों कथन गलत हैं, ये आपस में चेंज हैं। उत्तर रेलवे का हो जाएगा गोरखपुर और उत्तर मध्य का हो जाएगा प्रयागराज। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश अधिकारी कॉलिन कैंपबेल ने पुनः किस क्षेत्र का निर्माण अपने हाथ में लिया था? तो 91 का बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर को लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के बाद झांसी पर किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व के नियंत्रण में हुआ था? तो यह किसके? तो यह जो ऑप्शन नंबर बी, सर ह्यूरोज के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? यह जो है 1957 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, प्रश्न में दिया है उत्तर प्रदेश ब्रिज सर्किट का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश ब्रिज सर्किट का संबंध जो है भगवान श्री कृष्ण जी से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सर्किट का विकास किसके नेतृत्व में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी? तो 97 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो यह जो है कानपुर में रखी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों के भीतर राज्य के सभी 75 जिलों में कितनी हज़ार इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना की घोषणा की है? तो कितना इसमें राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी 50,000। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन में प्रश्न है, इसको तो आप लोग देख लीजिएगा, करंट का है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कितनी सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नज़र रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? बताइए 99 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 100 स्टेशनों पर। अगले प्रश्न देखते हैं, और ये इस प्रैक्टिस का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया? तो कौन सा राज्य है, वह हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।